हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल रेसिडेंट्स, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद सेकेंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इन आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर बात करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स किसे हमें कंसिडर करना है किसे नहीं करना है, तो वो डिपेंड करती है दो बातों पे। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि वो इंस्टीट्यूट या फिर वो पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइडिंग है या फिर नहीं है। तो अब ऑर्डिनरली रिसाइडिंग होने के लिए उस इंस्टीट्यूट या फिर पर्सन को हमारे देश में 1 साल या 1 साल से अधिक रहना होगा, वो भी कंटिन्यूसली। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 2 में 4 महीना रहा फिर वापस चला गया फिर से वापस से आएगा, तो वो कंसिडर नहीं होगा। आपको एक अकाउंटिंग ईयर में पूरी लगातार समय के लिए हमें रहना होगा। ठीक है, जो सेकंड जो क्राइटेरिया वो है कि उस इंस्टीट्यूट या फिर पर्सन का जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हमारे देश में ही लाई करना चाहिए। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, वो सब का सब हमारे देश में करेगा। ठीक है, यानी कि खाना पीना, सेविंग, सब चीज़ हमारे देश में होना चाहिए। तो जिस किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर पर्सन का ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसी दो कंडीशन को जो है हम लोग एक सेंटेंस में डेफिनेशन के रूप में जानते हैं, जो नीचे लिखा गया है, उसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन or an individual who ordinarily resides in India and whose center of economic interest also lies in our country। बस वही ऊपर वाला दोनों चीज़ जो कंडीशन है उसको हम लोग सेंटेंस में लिखे हैं, आप लोग इसको याद कर सकते हैं एज अ डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि नॉर्मल रेसिडेंट के केस में दो बातों का हमें ध्यान रखना होता है। पहला बात ये कि नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पर्सन को नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे। नॉर्मल रेसिडेंट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है और कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। और दूसरा जो बात है, हमें ये बताया जाता है कि नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में होना ही पड़ेगा। ये गलत है। ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हो। नॉर्मल रेसिडेंट कहीं भी हो सकता है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी हो सकता है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए कि हमारे दिल्ली में यूएसए एम्बेसी है। ठीक है, तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें अगर कोई हमारे दिल्ली का जो है लोकल आदमी काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या हम लोग उसको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे? माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई कर रहा है और साथ ही साथ वो हमारे देश में कई वर्षों से रहते आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है, डोमेस्टिक टेरिटरी हो चाहे ना हो उससे मैटर नहीं करता, नॉर्मल रेसिडेंट कहीं पे भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये लिखा है कि फॉरेन टूरिस्ट्स हु विजिट इंडिया फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी एंड कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा। यानी कि बाहरी देश के जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में रिक्रिएशन, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं अपना, या फिर स्टडी या फिर कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड वर्क के लिए आ रहे हैं, तो वो उनका एक स्पेसिफिक वर्क है, वो वर्क ख़त्म होगा फिर वो वापस चले जाएंगे। तो इसीलिए उनका वो भले 1 साल 2 साल 5 साल जितने साल रहे, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाए नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट के क्राइटेरिया में नहीं रखते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कंसेप्ट जो पॉइंट है वो ये है कि फॉरेन स्टाफ्स ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री। यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो एम्बेसीज होते हैं वो तो पहले ही हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा, और उसमें अगर मान लेते हैं कि यूएसए का एम्बेसी हमारे दिल्ली में है और उस यूएसए एम्बेसी में यूएसए का ऑफिसर काम कर रहा है, तो उससे हमें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में उसे हमें नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, चाहे वो 1 साल रहे, 2 साल रहे, 5 साल रहे, या जीवन क्यों ना बिता दे, हमें उसे नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं करना है फॉरेन एम्बेसी या डिप्लोमेट्स में जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं दूसरे देश के। हाँ, अगर हमारा लोकल आदमी काम कर रहा है उसमें, तो उसे हमें नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनए, डब्ल्यूएचओ आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन देश में सिचुएटेड होता है, उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं कर देंगे। ठीक है, चाहे वो कितने वर्षों से हमारे पास रहे चाहे ना रहे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसके मदर कंट्री में बिलोंग करता है, हमारे देश से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वही यूएनओ, डब्ल्यूएचओ ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक ले सकते हैं, आर कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। यानी कि जो जैसे मान लीजिए अगर वर्ल्ड बैंक का एक ब्रांच हमारे इंडिया में है, ठीक है, अब इस वर्ल्ड बैंक में जो है एक अमेरिकन काम कर रहा है, तो क्या वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा? नहीं, वो अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली
अगर इस वर्ल्ड बैंक के ब्रांच में हमारा कोई लोकल आदमी काम कर रहा है तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बात हमें ध्यान रखना होता है कि अगर मान लीजिए कि ये जो अमेरिकन जो वर्ल्ड बैंक के ब्रांच में काम कर रहा है वो इंडिया में 1 साल या 1 साल से अधिक रह जाता है, यानी मान लीजिए 2 साल 5 साल के लिए रह रहा है, तो जितने साल के लिए वो रहेगा 1 साल से अधिक, उतने समय के लिए वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा। ये छोटा सा पॉइंट हमें यहाँ ध्यान रखना होता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें अगर कोई इंटरनेशनल एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो अगर हमारा 1 साल या 1 साल से अधिक के लिए रह जाता है लगातार, तो उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर करते हैं। लेकिन वो एम्बेसडर के केस में ये लॉ काम नहीं करता है। एम्बेसडर चाहे जीवन क्यों ना बिता दे, हम लोग उसको नॉर्मल रेसिडेंट किसी सूरत में नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयज़ के केस में ये होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेजल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स, यानी कि जो लंबी दूरी की जो फॉरेन वेजल्स होते हैं, जो आपका शिप्स होते हैं, उसमें जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो काम के सिलसिले में जब आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो जैसे ही उनका काम ख़त्म होगा वो वापस चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनका वो भले ही हमारे देश में, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहे हैं, लेकिन उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उनके मदर कंट्री में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी वही सेम लॉ काम करेगा जो चौथे वाले में किया था। अब ये क्रू मेंबर्स जो है, अगर मान लेते हैं कि 2 साल या 5 साल के लिए रह जाता है, क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि क्रू मेंबर्स इंडिया में आया और 2 साल के लिए वहाँ पे काम कर रहा है, तो जो 1 साल के बाद का जो समय है, उस समय के लिए वो क्या होगा, हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर वर्कर्स, यानी कि जो बॉर्डर पे जो मिलिट्री रहती है, जो वर्कर्स रहते हैं, वो उनको क्या होता है, काम के सिलसिले में ऑन अ रेगुलर बेसिस बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस कर दिए गए तो अब ये इंडिया, अगर इंडिया पाकिस्तान का बात करेंगे तो जो वाघा बॉर्डर है वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग काम के सिलसिले में इधर उधर होते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आज इंडिया से कोई वर्कर पाकिस्तान गया तो अब उसको नॉर्मल रेसिडेंट से हटा दिया जाएगा, फिर जब वो पाकिस्तान का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, ये ऐसा नहीं है। सिमिलरली पाकिस्तान से कोई आता है तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका काम ही है बॉर्डर से आर पार होना। तो अगर रेगुलर बेसिस पे कोई बॉर्डर वर्कर्स इधर उधर होते हैं तो उनका रेसिडेंटशिप पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई, हम लोग डिस्कस किए क्या क्या इंक्लूड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने आप को टेस्ट करेंगे कि क्या हम लोगों ने समझा या फिर नहीं समझा। तो सबसे पहला जो पॉइंट वो ये है कि इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। अब देखिए यूएसए में इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, और वहाँ पे काम कौन कर रहा है, इंडियन ऑफिशियल्स, यानी कि इंडियन डिप्लोमेट है। तो चाहे वो 1 साल के लिए रहे, चाहे 2 साल के लिए, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है, वो जीवन भर क्यों ना रहे वहाँ, वो कंसीडर किया जाएगा कहाँ, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट किया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक्सेप्शन में आता है एम्बेसीज में, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स, यानी कि जापान से कोई टूरिस्ट आया है, वो हमारे भारत में 2 महीने के लिए रह रहा है, तो क्या हम लोग उसको कंसिडर करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट? कतई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि टूरिज्म के पर्पज़ के लिए कोई आता है तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा, वो उसी देश का नॉर्मल रेसिडेंट होगा जिस देश से वो आया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, यानी कि हमारे भारतीय लोग कुछ पाकिस्तान जा रहे हैं मैच देखने के लिए, तो जाहिर सी बात है मैच ख़त्म होगा फिर वापस आ जाएंगे, तो क्या वो जितने समय के लिए पाकिस्तान में रहे क्या वो पाकिस्तान का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा? नहीं, कतई नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो इंडियंस जा रहे हैं पाकिस्तान, वो बस एक स्पेसिफिक गोल के लिए जा रहे हैं, मैच देखेंगे फिर वापस आ जाएंगे, तो ये हमारा देश का रेसिडेंट ही कहलाएगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस, यानी कि हमारा इंडियन जो है यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है। कहाँ पे ये यूएनओ ऑफिस कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा इंडियन जो है यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है, जो कि लोकेटेड कहाँ है? अमेरिका में। तो वो काम भले ही कर रहा है कहाँ? यूएनओ ऑफिस में, लेकिन वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का होगा? हमारे देश का होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कितने समय के लिए काम कर रहा है? बस 1 साल के लिए, लेस देन 1 ईयर। अगर हाँ ये लिखा रहता है मोर देन 1 ईयर, तब ये हमारा रेसिडेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत का जो एम्प्लॉय है वो WHO में काम कर रहा है, जो कि कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में। तो जाहिर सी बात है भाई, WHO का एक ब्रांच हमारे इंडिया में और हमारा इंडियन एम्प्लॉय ही काम कर रहा है, तो ये हमारे देश का रेसिडेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई कर रहा है, ठीक है।
सिक्स्थ क्या है, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। बस वही बात है, ताजमहल देखने के लिए कुछ लोग आए हैं, वो लोग ताजमहल देखेंगे फिर वापस चले जाएंगे, तो उनका रेसिडेंटशिप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो हमारे देश के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। 7th है इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। जाहिर सी बात है जो हज यात्रा में लोग जाते हैं, हमारे भारतीय जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो लोग अगर हज पिलग्रिमेज हज यात्रा में जाते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है, वो लोग जाएंगे वहाँ पे जो भी रिलीजियस रिचुअल्स वो परफॉर्म करेंगे फिर वो वापस आ जाएंगे, तो ये हमारे देश का रेसिडेंट कहलाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ के रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे जो एम्बेसडर है वो दूसरे देश में है, तो जाहिर सी बात है हम पढ़े हैं अभी एम्बेसी में, एम्बेसडर चाहे जीवन क्यों ना बिता दे दूसरे देश में, वो उसी देश का रेसिडेंट होता है जिस देश का वो एम्बेसडर है, तो इंडिया का एम्बेसडर है तो इंडियन रेसिडेंट का ये कंसिडर होगा, ठीक है। 9th है इंडियन स्टूडेंट्स इन यूएसए हु हैज़ बिन लिविंग देयर फॉर 5 years, यानी कि हमारा जो इंडियन स्टूडेंट है यूएसए में रह रहा है, और स्टूडेंट का काम क्या होता है, पढ़ाई करना होता है, क्या उसका कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से कुछ लेना देना है, नहीं है, हाँ, लेकिन भले ये 5 साल से रह रहा है इससे वो मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखेंगे, ये 5 साल से रह रहा है नो इशू, लेकिन इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके पेरेंट देश कौन सा, इंडिया, तो ये इंडिया का इकोनॉमिक नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने किया, और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।